वेलकम टू स्वाति लॉ इन्फो। आज हम करेंगे द कंपटीशन एक्ट 2002। हम बेयर एक्ट से रिवीजन करें उससे पहले ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द मार्केट बाय इंश्योरिंग दैट बिजनेसेस ऑपरेट फ्रीली विदाउट एंगेजिंग इन रिस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मार्केट में फेयर कंपटीशन बनाए रखना ताकि सब बिजनेसेस को ईमानदारी से compete कर सके। सेकंड इज टू प्रोहिबिट एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स सच एज कार्टेलाइजेशन हो गया, प्राइस फिक्सिंग, बिड रिगिंग एंड अदर प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस और डिस्टॉर्ट मार्केट कंपटीशन। गलत काम जो है उनको रोकना, जैसे प्राइस फिक्स करना, कर्टल बनाना, बिड्स रिगिंग करना, ठीक है, उनको प्रोहिबिट करना। थर्ड इज टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ मार्केट डोमिनेंस बाय लार्ज एंटरप्राइजेस इंश्योरिंग दे डू नॉट मिसयूज देयर पावर टू एलिमिनेट कंपिटिटर्स और एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। बड़े कंपनीज को पावर का मिसयूज करने से रोकना ताकि वो छोटी कंपनीज को दबा ना सके, ठीक है। फोर्थ इज to regulate mergers, acquisitions and amalgamations so that business combination do not harm market competition or create monopolistic conditions. Mergers और acquisitions को कंट्रोल करना ताकि कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल होकर मोनोपोली ना बना सके। फिफ्थ इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बाय इंश्योरिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट फेयर एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जिससे अच्छी क्वालिटी के गुड्स सर्विसेज सही प्राइसेस पर मिल सके। सिक्स्थ इज टू प्रमोट फ्रीडम ऑफ ट्रेड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एनेबलिंग स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रेड की फ्रीडम को प्रमोट करना जिससे बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथ और बिना रिस्ट्रिक्शन के चल सके। सेवंथ इज टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विद पावर्स टू investigate, enforce, penalize and promote competitive practices. Competition Commission of India बनाना जो investigate, action और penalty लगा सके, ठीक है। Eighth is to encourage economic efficiency and innovation, leading to improved production, technological advancement and overall economic growth. Economic efficiency और innovation बढ़ाना जिससे production, technology और growth improve हो। Ninth is to replace outdated laws like the MRTP Act and bring India's competition framework in line with modern global standards. पुराने MRTP Act को रिप्लेस करना और इंडिया का लॉ मॉडर्न ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना। To allow action against anti-competitive conduct originating outside India if it affects the इंडियन मार्केट गिविंग द एक्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच। बाहर की कंट्रीज में अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव काम हो लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया पर पड़े तो सीसीआई उस पर भी एक्शन ले सकती है। 11th इज टू प्रमोट कंपटीशन एडवोकेसी क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग गवर्नमेंट बॉडीज, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। कंपटीशन के बेनिफिट्स का अवेयरनेस स्प्रेड करना ताकि गवर्नमेंट जो है, बिजनेसेस और पब्लिक सबको इसका फायदा समझ में आए। द कंपटीशन एक्ट 2002 जो है ये एक्ट नंबर 12 ऑफ 2003 है। इसकी इनेक्टमेंट डेट है 13 जनवरी 2003 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 20 मई 2009। प्रेम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये एक्ट जो है इसलिए बनाया गया है ताकि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक कमीशन बनाया जा सके। इस कमीशन का काम होगा ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना जो कंपटीशन पर बुरा इफेक्ट डालती है, ठीक है। और टू प्रमोट एंड सस्टेन competition in the market, to protect the interest of consumers and to ensure freedom of trade carried on by other participants in markets in India and for matters connected therewith or incidental thereto. मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, कंज्यूमर ग्राहकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना और मार्केट में बिजनेस करने वाले सभी लोगों को फेयर ट्रेड की फ्रीडम देना, ठीक है। और इस एक्ट में उन सभी बातों का जिक्र है जो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जरूरी या उनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन दी 53rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। पार्लियामेंट ने इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 53rd ईयर में पास किया। चैप्टर 1 सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंपटीशन एक्ट 2002। इस एक्ट का नाम कंपटीशन एक्ट 2002 होगा। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K वाली बात 2019 से पहले थी, लेकिन J&K रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के बाद ये
J&K पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। ये एक्ट तब से लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी, provided that different dates may be appointed for different provisions of this act and any reference in any such provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। गवर्नमेंट अलग अलग प्रोविजंस सेक्शंस को, प्रोविजन हो गए, सेक्शंस हो गए, उनको अलग अलग डेट पर भी लागू कर सकती है और जिस प्रोविजन की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी उसका मतलब है कि उसी डेट से वो प्रोविजन फोर्स में आएगा, ठीक। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है इस एक्ट में जब तक कंटेक्स्ट कुछ और ना कहे, इन शब्दों का ये मतलब होगा। सबसे पहले जो दिया गया है ए, 2A में दिया गया है एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर। सॉरी, शादी होगी शायद आसपास किसी की। A prohibition of certain arrangements, abuse of dominant position and regulation of combination। prohibition of agreement। section 3 anti competitive agreement। section 3 subsection 1 no enterprise or association of enterprises or person or association of person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which causes or is likely to cause any appreciable adverse effect on competition within India। देखो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, कोई भी एंटरप्राइजेस का ग्रुप, पर्सन या पर्संस का ग्रुप, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा जो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और स्टोरेज, एक्विजिशन या गुड्स का कंट्रोल या सर्विस के प्रोविजन से रिलेटेड हो और इंडिया में कंपटीशन पर बुरा एडवर्स इफेक्ट डाले या डालने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 बोलता है एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉइड। ये बोल रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट सबसेक्शन 1 के रूल्स का वायलेशन करता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड यानी कि इनवैलिड होगा। सबसेक्शन 3 बोल रहा है एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन enterprises or association of enterprises or a persons or association of persons or between any person and enterprise or practice carried on or a decision taken by any association of enterprises, association of person including cartel engaged in identical or similar trade of goods or provision of service which। ये बोल रहा है कि अगर एंटरप्राइज पर्सन, उनके एसोसिएशन या कोई कार्टेल जो सेम या सिमिलर ट्रेड ऑफ गुड्स सर्विसेज में लगे हों, कोई ऐसा एग्रीमेंट, प्रैक्टिस या डिसीजन करे तो ए क्लोज बोल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइंस परचेज और सेल प्राइस। सीधा या इनडायरेक्टली परचेज या सेल प्राइसेस डिटरमाइन करे। बी लिमिट्स और कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट या सर्विस को लिमिट या कंट्रोल करे। सी शेयर्स द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस by way of allocation of geographical area of market or type of goods or services or a number of customers in the market or any other similar way। मार्केट को शेयर करे, जैसे एरिया डिवाइड करना, गुड्स सर्विसेज का टाइप डिवाइड करना, कस्टमर डिवाइड करना या किसी सिमिलर तरीके से मार्केट को बांटना। डी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट इन बिड रिगिंग और क्लूसिव बिडिंग शैल बी presumed to have an appreciable adverse effect on competition। बिड रिगिंग या क्लूसिव बिडिंग का रिजल्ट लाता हो तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसका कंपटीशन पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट यानी कि उल्टा प्रभाव है। प्रोवाइजो provided that nothing contained in this subsection shall apply to any agreement entered into by way of joint ventures if such agreement increases efficiency in production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provisions of services। ये बोल रहा है अगर कोई जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो एफिशिएंसी बढ़ाता है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स या सर्विस में, तो सब सेक्शन का रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक।
Explanation for the purpose of this subsection. Bid rigging means any agreement between enterprises or person referred to in subsection 3 against identical similar production trading goods which has the effect of eliminating or reducing competition for bids or adversely affecting or manipulating the process for bidding. एक्सप्लेनेशन 3 बोल गया कि बिड रिगिंग का मतलब है ऐसा एग्रीमेंट एंटरप्राइजेज या पर्सन के बीच जो सेम सिमिलर गुड्स की या ट्रेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो बिडिंग के कंपटीशन को रिड्यूस या एलिमिनेट करे या बिडिंग प्रोसेस को एडवर्सली अफेक्ट या मैनिपुलेट करे। ठीक। सबसेक्शन 4 बोल रहा है एनी एग्रीमेंट अमंगेस्ट एंटरप्राइज और पर्सन डिफरेंट स्टेजेस और लेवल ऑफ द प्रोडक्शन चेन इन डिफरेंट मार्केट in the respect of production, supply, distribution, storage, sale or price of trade in goods or provision of services including। ये बोल रहा है कि एनी एंटरप्राइजेस, अगर कोई एंटरप्राइजेस या पर्सन प्रोडक्शन चेन के डिफरेंट स्टेजेस लेवल पर है और वो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल, प्राइस, ट्रेड ऑफ गुड्स या सर्विस के प्रोविजन से रिलेटेड एग्रीमेंट करते हैं जैसे tie in arrangements, exclusive supply agreement, exclusive distribution agreement, refusal to deal, resale price maintenance, तो shall be in agreement in contravention of subsection 1 if such agreement causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India। तो ये सबसेक्शन 1 का वायलेशन माना जाएगा अगर ये एग्रीमेंट इंडिया में कंपटीशन पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाले या डालने की लाइक्लीहुड हो। ठीक। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ए टाई इन अरेंजमेंट क्या है, इंक्लूड एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेजेस सम अदर गुड्स। टाई इन अरेंजमेंट है जब बायर को एक प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूरी हो कि वो कोई दूसरा प्रोडक्ट भी सेलर से ही ले। ठीक। बी बोल रहा है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट इंक्लूड एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग एनी मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ सेलर और एनी अदर पर्सन। एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट होता है जब परचेजर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो सेलर के गुड्स के अलावा किसी और के गुड्स एक्वायर या डील ना करे। सी exclusive distribution agreement includes any agreement to limit, restrict, withhold the output or supply of any goods, allocate any area market for the disposal or sale of the goods। सी बोल रहा है जब आउटपुट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है जब आउटपुट सप्लाई को लिमिट, रिस्ट्रिक्ट या विदहोल्ड किया जाए या मार्केट एरिया को एलोकेट किया जाए कि गुड्स के डिस्पोजल या सेल के लिए। ठीक। डी रिफ्यूजल टू डील includes any agreement which restrict or is likely to restrict by any method the persons or classes of persons to whom goods are sold or from whom goods are bought। जब एग्रीमेंट जो है किसी व्यक्ति या ग्रुप के को रिस्ट्रिक्ट करे कि किन्हें गुड्स बेचे, मतलब कि किसको बेचना है, ठीक है, या कौन खरीद सकता है, तो ये हो जाता है रिफ्यूजल टू डील। ये हो रहा है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इंक्लूड एनी एग्रीमेंट टू सेल goods on condition that the prices to be charged on a resale by purchasers shall be the prices stipulated by seller unless it is clearly stated that prices lower than those prices may be charged। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस जब सेलर ये कंडीशन लगाए कि परचेजर रीसेल के टाइम सेम प्राइस चार्ज करे जो सेलर ने डिसाइड किया है, अनलेस सेलर क्लियरली अलाउ करे कि लोअर प्राइसेस भी लग सकते हैं। ठीक। आगे एक्सेप्शन आ गया। सबसेक्शन 5 बोल रहा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल रिस्ट्रिक्ट। अब देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इस सेक्शन से ये चीजें रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। सबसे पहले द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ और इम्पोज रीजनेबल कंडीशन एज मे बी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग any of his rights which have been or may be conferred upon him under Copyright Act, Patent Act, Trade Geographical Indication, Design Act, Semiconductor Act। ठीक। ये बोल रहा है कि कोई अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल कंडीशन लगा सकता है, जैसे राइट्स के अंदर कॉपीराइट एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट हो गया, ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट, मार्क्स एक्ट हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, डिजाइन एक्ट हो गया और सेमीकंडक्टर एक्ट हो गया। बेयर रीडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है और ऊपर से समझाना भी पड़ रहा है। कोई स्टूडेंट होता ना तो मैं उससे बेयर रीडिंग करवा लेती है एटलीस्ट। क्लोज 2 बोल रहा है दी right of any person to export goods from India to the extent to which the arrangement relates exclusively to the production, supply, distribution or control of goods or provision of services for such export।
कोई पर्सन गुड्स एक्सपोर्ट कर सकता है और इस सेक्शन के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो है गुड्स एक्सपोर्ट कर सकता है और इस सेक्शन के रूल्स ना उस पर अप्लाई नहीं होंगे अगर एग्रीमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स हो गए, ठीक है, या सर्विस के प्रोविजन एक्सपोर्ट के लिए ही हो तो उन पे नहीं होगा, ठीक। सेक्शन 4 बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, ठीक है। ये सब सेक्शन 1 बोल रहा है कोई भी एंटरप्राइज या ग्रुप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं कर सकता। सब सेक्शन 2 बोल रहा है अगर कोई एंटरप्राइज ग्रुप ये काम करता है तो वो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज मतलब माना जाएगा। क्लोज ए बोल रहा है अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन लगाना परचेज सेल ऑफ गुड्स सर्विस पर या फिर प्राइस लगाना इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइसिंग। अगर प्राइस कंडीशन कंपटीशन को मीट करने के लिए अडॉप्ट की गई है तो फिर ये अब्यूज नहीं माना जाएगा, ठीक है। बी बोल रहा है, बी बात करता है लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट करता हो जो, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लोज बोल रहा है कि गुड्स का प्रोडक्शन सर्विसेज की प्रोविजन या मार्केट। सेकंड क्लोज बोल रहा है कि टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो। सी बोल रहा है कि ऐसी प्रैक्टिसेस करना जिससे मार्केट एक्सेस डिनाई हो, कोई मार्केट में एंटर ना कर सके, ठीक है। डी बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट तभी कंक्लूड करना जब दूसरी पार्टी एक्स्ट्रा या अनरिलेटेड ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करे जो कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट से कनेक्टेड ना हो। ई बोल रहा है अपनी डोमिनेंस एक रेलिवेंट मार्केट में यूज करके दूसरे रेलिवेंट मार्केट में एंटर करने या प्रोटेक्ट करने के लिए मिस यूज करना। एक्सप्लेनेशन बोल रही है कि डोमिनेंट पोजीशन जो है, डोमिनेंट पोजीशन वो स्ट्रेंथ जिससे एंटरप्राइज मार्केट की कम्पिटिटिव फोर्सेस से इंडिपेंडेंट एक्ट कर सके। और सेकंड बोल रहा है कि कम्पिटिटर्स कंज्यूमर्स मार्केट को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर सके, उसको बोला जाएगा डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। बी बोल रहा है प्रेडेटरी प्राइस क्या होगा। प्रेडेटरी प्राइस वो होगा ऐसी प्राइस जो कोस्ट के नीचे रखी जाए गुड्स सर्विसेज बेचने के लिए कंपटीटर्स को एलिमिनेट या वीकन करने की इंटेंट से, ठीक है। आगे सी बोल रहा है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप बोल रहा है कि सेक्शन 5 के एक्सप्लेनेशन बी का मीनिंग के इक्विवेलेंट जो होगा उसको बोला जाएगा ग्रुप, ठीक। सेक्शन 5 बात करता है कॉम्बिनेशन की। The acquisition of one or more enterprises by one or more persons or merger or amalgamation of enterprises shall be a combination of such enterprises and person or enterprises if ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन एक या ज्यादा एंटरप्राइजेस एक्वायर करे या एंटरप्राइजेस मर्ज अमेलगमेशन हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन तब माना जाएगा जब नीचे दिए गए फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड क्रॉस हो। सबसे पहले है एनी एक्विजिशन वेयर, जहां एक्विजिशन केसेस हो। सबसे पहले है एक्वायरर प्लस टारगेट एंटरप्राइज के फाइनेंशियल्स ज्वाइंटली कॉम्बिनेशन माना जाएगा अगर इंडिया में एसेट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 1000 करोड़ है और टर्नओवर जो है वो 3000 करोड़ है, ठीक है। बी बोल रहा है अगर इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया एग्रीगेट है, जैसे एसेट्स जो हैं वो ग्रेटर देन USD 500 मिलियन जिसमें से इंडिया में कम से कम 500 करोड़ एसेट्स हो और टर्नओवर USD ग्रेटर देन 1500 मिलियन जिसमें से इंडिया में कम से कम 1500 करोड़ टर्नओवर हो, ठीक। सेकंड पॉइंट बोल रहा है ग्रुप लेवल थ्रेशोल्ड्स की बात कर रहा है कि एक्विजिशन के बाद टारगेट जिस ग्रुप का हिस्सा बनेगा। अगर एक्विजिशन के बाद एंटरप्राइज जिस ग्रुप में आएगा उस ग्रुप के इंडिया में सबसे पहले बोल रहा है कि इंडिया में एसेट्स जो हैं ग्रेटर देन 4000 करोड़ हैं और टर्नओवर जो है वो 12000 करोड़ है, ग्रेटर देन, ठीक है, 12000 करोड़। बी बोल रहा है कि अगर इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया एग्रीगेट जो एसेट्स हैं वो ग्रेटर देन USD 2 बिलियन है जिसमें से इंडिया में कम से कम 500 करोड़ एसेट्स हो और टर्नओवर जो है वो ग्रेटर देन USD 6 बिलियन हो जिसमें से इंडिया में कम से कम 1500 करोड़ टर्नओवर हो। बी बोल रहा है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल जो हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग बिजनेस की बात कर रहा है। अगर कोई पर्सन किसी एंटरप्राइज पर कंट्रोल एक्वायर करता है जब उसके पास पहले से एक सिमिलर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स सर्विसेज वाली एंटरप्राइज का कंट्रोल हो तो कॉम्बिनेशन माना जाएगा अगर सबसे पहले है अगर दोनों एंटरप्राइजेस के कंबाइंड फाइनेंशियल एक्वायरर की होल्ड और न्यूली एक्वायर्ड जो है इंडिया में जो एसेट्स हैं वो ग्रेटर देन 1000 करोड़ है और टर्नओवर जो है वो 3000 करोड़ से ज्यादा है, तो ठीक है। बी बोल रहा है कि इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया और वर्ड है प्लस नहीं और, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जहाँ इंडिया में जहाँ आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एग्रीगेट जो है एसेट्स अगर USD 500 मिलियन जिसमें से कम 500 करोड़ इंडिया में हो और टर्नओवर USD 1500 मिलियन से ज्यादा जिसमें से इंडिया में कम 1500 करोड़ टर्नओवर हो। सेकंड बोल रहा है
ग्रुप लेवल थ्रेशोल्ड एक्विजिशन के बाद एंटरप्राइजेज जिस ग्रुप का हिस्सा बनेगी, इंडिया में अगर 4,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स हैं और 12,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, और इंडिया और आउटसाइड इंडिया एग्रीगेट अगर मान के चले तो एसेट्स अगर 2 बिलियन यूएसडी से ज़्यादा, जिसमें 500 करोड़ इंडिया में हो, और टर्नओवर जो है वो 6 बिलियन यूएसडी से ज़्यादा, जिसमें से 1500 करोड़ इंडिया में हो। ठीक। सी बोल रहा है मर्जर और अमेलगमेशन केसेस की बात कर रहा है। अगर मर्जर अमेलगमेशन के बाद जो एंटरप्राइजेस हैं बचेगी रिजल्ट, उसके इंडिया में जो एसेट्स हैं 1,000 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 3,000 से ज्यादा हो। ठीक है। बी बोल रहा है इंडिया या आउटसाइड इंडिया में एसेट्स जो हैं 500 मिलियन यूएसडी से ज्यादा हो, जिसमें 500 करोड़ इंडिया में हो, और टर्नओवर जो है यूएसडी 1500 मिलियन से ज्यादा हो, जिसमें से 1500 करोड़ इंडिया में हो। ठीक है। ये दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं, कहाँ फंस गए। ग्रुप लेवल का जो थ्रेशोल्ड है मर्ज एंटरप्राइज जिस ग्रुप का पार्ट बनेगी, इंडिया में अगर बात करें तो एसेट्स जो हैं वो 4,000 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 12,000 करोड़ से ज्यादा। और अगर इंडिया और आउटसाइड इंडिया की बात करें इन एग्रीगेट, तो एसेट्स जो हैं 2 बिलियन यूएसडी से ज्यादा, जिसमें 500 करोड़ इंडिया में हो, और टर्नओवर 6 यूएसडी बिलियन, जिसमें से 1500 करोड़ इंडिया में हो। ठीक। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है? एक्सप्लेनेशन बोल रही है कि कंट्रोल का क्या मतलब है। तो ये बोल रहा है कि कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग द अफेयर और मैनेजमेंट बाय। ये बोल रहा है कि कंट्रोल का मतलब एक एंटरप्राइज या ग्रुप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी एंटरप्राइजेस के अफेयर्स और मैनेजमेंट को कंट्रोल करे, सिंगली या ज्वाइंटली। सेकंड बोल रहा है कि जो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप एंटरप्राइजेस पर मैनेजमेंट कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल एक्सरसाइज करे वो। बी बोल रहा है ग्रुप का मतलब क्या है, तो ये बोल रहा है 2 या ज्यादा एंटरप्राइजेस ग्रुप तब माने जाते हैं जब उनमें से कोई एक, तो बोल रहा है दूसरी एंटरप्राइजेस में 26%, ठीक है, 26% या ज्यादा वोटिंग राइट्स होल्ड करता हो। और सेकंड बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा मेंबर्स अपॉइंट कर सकता हो। ठीक है। थर्ड बोल रहा है मैनेजमेंट या अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता हो। तो आगे सी बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे कैलकुलेट होती है। सी बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये बोल रहा है कि ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट के जो बुक वैल्यू पर बेस्ड पिछले फाइनेंशियल ईयर का वो डेप्रिसिएशन माइनस करके इसमें ब्रांड वैल्यू, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, जीआई, लेआउट डिजाइन या सिमिलर कमर्शियल राइट्स भी इंक्लूड होंगे। ठीक। सेक्शन 6 बात करता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 बोलता है, ये कहता है कि कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं कर सकती जो इंडिया के रेलिवेंट मार्केट में कंपटीशन को एप्रिशिएबली हार्म करता हो या हार्म करने का स्ट्रॉन्ग चांस रखता हो। ऐसा कॉम्बिनेशन वॉइड यानी कि इनवैलिड माना जाएगा। ठीक। सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 कहता है कि मैंडेटरी नोटिस जो है सीसीआई को देना जरूरी है। ठीक है। ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है। अगर कोई पर्सन एंटरप्राइज कॉम्बिनेशन करने का प्लान बनाता है उसे सीसीआई को नोटिस देना जरूरी है, सीसीआई के स्पेसिफाइड फॉर्म में। ठीक है। और जो फीस रेगुलेशन में डिसाइड है उसके साथ 30 डेज के अंदर, ठीक, 30 डेज के अंदर नोटिस देना है। और ये बोल रहा है कि जो क्लोज ए बोल रहा है वो बोल रहा है कि मर्जर अमेलगमेशन सेक्शन 5 की सी में जो हुई है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर्जर अमेलगमेशन प्रपोजल को अप्रूव कर दे तब नोटिस देना है। और बी बोल रहा है कि एक्विजिशन की बात कर रहा है कि एक्विजिशन जो सेक्शन 5 के क्लोज ए और क्लोज बी में जब एक्विजिशन एग्रीमेंट या कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाए यानी कि साइन हो जाए तो तब दे सकते हैं नोटिस। ठीक। आगे सेक्शन 6 का क्लोज सबसेक्शन 2 ए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि नोटिस देने की डेट से लेके 210 दिन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक। और सीसीआई जो सेक्शन 31 सीसीआई जो है वो सेक्शन 31 के अंदर अपना ऑर्डर पास ना कर दे। ठीक। या फिर जो पहले हो जाए वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि नोटिस मिलने के बाद सीसीआई जो है वो सेक्शन 29, 30 और 31 के हिसाब से मैटर को प्रोसेस करेगा। ये सेक्शन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, मॉडिफिकेशन, अप्रूवल या प्रोहिबिशन के प्रोसेस को कवर करते हैं। ठीक है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है? ये बोलता है, ये एग्जाम्पशन की बात करता है
इस सेक्शन का रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगा अगर एक्विजिशन जो है वो शेयर सब्सक्रिप्शन के थ्रू हो, या फाइनेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू हो, या एक्विजिशन बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो PFI, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू हो, या बैंक हो, या वेंचर कैपिटल फंड हो VCF, और ये एक्विजिशन लोन एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के कोवेनेंट के अंडर हो। ठीक, मतलब कि अगर लोन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में कंट्रोल लेने की कंडीशन थी और बैंक VCF और FII और PFI उससे एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें पहले से नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ये वो बात करता है पोस्ट एक्विजिशन फाइलिंग की। ये बोल रहा है जो PFI और FII बैंक या VCF जो सबसेक्शन 4 में कवर्ड हैं उनको एक्विजिशन के 7 दिन के अंदर उनके 7 दिन के अंदर CCI को स्पेसिफाइड फॉर्म में डिटेल सबमिट करनी होगी, इंक्लूडिंग कि कैसा कंट्रोल लिया गया और किस सिचुएशन में कंट्रोल एक्सरसाइज हुई है, लोन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट डिफॉल्ट के लिए कंसिक्वेंसेस क्या थे, सब एक्सप्लेन करना होगा। और एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, मीनिंग मतलब वही है जो इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 115 AD एक्सप्लेनेशन A में दिया गया है, वही है। ठीक, B बोल रहा है वेंचर कैपिटल फंड क्या है, तो ये बोल रहा है वेंचर कैपिटल फंड मीनिंग वही है जो इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 FB एक्सप्लेनेशन B में दिया गया है वो। ये वाला एक्ट ना थोड़ा डाइजेशन करना लॉ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझसे भी कम ही हो रहा है डाइजेस्ट, लेकिन करना तो पड़ेगा। सेक्शन 7 बोल रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। ठीक, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 बोलता है जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अनाउंस करेगी ना, उस दिन से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो CCI नाम का एक कमीशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि CCI एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, मतलब उसकी परपीचुअल सक्सेशन जो होगी लगातार एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है, उसका कॉमन सील होगा और एक्ट की प्रोविजन के सब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी एक्वायर, होल्ड, सेल और ट्रांसफर कर सकता है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। ठीक है, और वो कंट्रैक्ट कर सकता है और अपने नाम से मतलब केस फाइल कर सकता है या फिर केस फेस भी कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, ये बोलता है कि CCI का जो हेड ऑफिस गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी जहां गवर्नमेंट सूटेबल समझे वहां। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है, जो CCI को अथॉरिटी है वो इंडिया के किसी भी और जगह पर ऑफिस एस्टेब्लिश कर सके। सेक्शन 8 बात करता है कंपोजिशन ऑफ कमीशन की। ठीक, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ये कहता है कि कमीशन में कौन कौन होंगे। ठीक है, तो ये बोलता है कि कमीशन में एक चेयरपर्सन होगा, 2 मिनिमम मेंबर्स होंगे और 6 मैक्सिमम मेंबर्स होंगे। ठीक है ना, लिखा ना, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ जो है ना वो 3 से 7 तक ही रहनी चाहिए। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी एबिलिटी, इंटीग्रिटी और गुड स्टैंडिंग रखते हो और मिनिमम 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखते हो इन फील्ड में। ठीक, कौन कौन से फील्ड, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कमर्स, लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, कंपटीशन मैटर इंक्लूडिंग कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। ठीक है, इनमें क्या करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता हो कि उनका एक्सपीरियंस कमीशन के लिए यूजफुल होगा वहां। ठीक है, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 क्या है, ये बोल रहा है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स होल टाइम मेंबर्स होंगे, मतलब कि वो फुल टाइम अपने ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे और कोई दूसरा जॉब नहीं रखेंगे, समझ गए, यानी कि 2 जॉब्स नहीं कर सकते, वो फुल टाइम मेंबर्स होंगे और कोई और ड्यूटीज कहीं और जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, ना ही कोई और दूसरा जॉब कर सकते हैं। ठीक,